हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर कॉमर्स यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्नर। गाइज अपना सुपर 30 सेशन हो चुका था पहला, और गाइज आज हम लोग सुपर 30 का दूसरा सेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन से। गाइज मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 30 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है, विद एक्सप्लेन। तो गाइज आप लोग क्लास जा करके देखिए पहले जिन्होंने देखी है, और गाइज आज हम लोग यहाँ से 31 से 60 तक देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में कंपनी उपभोक्ता की अत्यधिक मांग का लाभ उठाने के लिए विक्रय संवर्धन में कटौती करती है? आरंभिक चरण, विकास चरण, परिपक्वता चरण और ह्रास के चरण में। तो गाइज जो आरंभिक चरण होता है ये क्या होता है गाइज? देखिए आपके जो है जो भी उत्पाद होता है, ठीक है, उत्पाद की आपकी चार अवस्थाएं होती है। पहला तो परिचय होता है, फिर उसका जो है विकास का होता है, फिर उसकी जो है परिपक्वता का चरण होता है, फिर उसमें जो है ह्रास या फिर गिरावट होता है। ठीक है, तो आरंभिक चरण आपका जो है उत्पाद का परिचय होता है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अत्यधिक मांग, अत्यधिक डिमांड कब होगी गाइज? जब आपका जो प्रोडक्ट है वो परिचय की अवस्था से उठ करके विकास के चरण में आएगा या परिपक्वता के चरण में आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचेगा तब गाइज अत्यधिक आपकी मांग होगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लाभ उठाने के विक्रय संवर्धन में कटौती करने वालों गाइज जब विक्रय संवर्धन, ठीक है, जो भी हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में जो भी हम रणनीतियाँ अपनाते हैं, ठीक है, जो भी हम जैसे छूट देते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो इनमें कटौती कब कर सकते हैं गाइज? परिचय की स्थिति में कर सकते हैं जब गाइज विकास के चरण में हो, या जब परिपक्वता में हो, या फिर जब ह्रास के चरण में हो। तो इस ह्रास के चरण में भी नहीं करेंगे और परिचय के भी चरण में नहीं करेंगे। तो गाइज ज़्यादातर लोग अब 3 को कर देंगे परिपक्वता के चरण में, क्योंकि गाइज क्या है कि जब मार्केट में गाइज आपका प्रोडक्ट परिपक्व होगा तब आप विक्रय संवर्धन में कटौती कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये यहाँ पे गलत होगा। आप कटौती कब कर सकते हैं गाइज? विकास के चरण में। ठीक है, ऐसा क्यों गाइज? देखिए जब आरंभिक चरण होगा तो यहाँ पर तो आपको गाइज प्रमोशन करना ही होगा अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, और गाइज जब आप विकास के चरण में आएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा गाइज? जैसे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि हम विकास के चरण में क्या करते हैं कि आपकी जो मार्केट सेलिंग है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और संतुष्टि के स्तर पे क्या आते हैं? आपका जो है जब परिपक्वता की स्थिति में आप जो है संतुष्टि इक्विवेलेंट हो जाती है, आपकी बिक्री ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज इसके बाद अगर आप बढ़ाते हो तो आपको लॉस होने लगता है। ठीक है, परिपक्वता में क्या होता है गाइज? आपकी बिक्री बढ़ती तो नहीं है, ठीक है, घट भले सकती है। ठीक है, परिपक्वता की स्थिति में क्या होगा? आपका जो उत्पाद है वो मार्केट में जो है ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, एक लेवल में रहेगा। तो यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है विक्रय संवर्धन को क्या करते हैं गाइज? यहाँ पर आप घटा नहीं सकते, ठीक, कटौती नहीं कर सकते। लेकिन गाइज जब आपका प्रोडक्ट जो है विकास के चरण में है, ठीक है गाइज, जब विकास के चरण में है उसमें जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं गाइज? विक्रय संवर्धन में कटौती कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मूल्य समायोजन कार्य नीति के तहत कोई कंपनी थोक खरीद, जल्द भुगतान अथवा उत्पाद संवर्धन जैसी ग्राहक अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कीमतों में कटौती करती है? छूट एवं भत्ता कीमत निर्धारण, मनोवैज्ञानिक कीमत निर्धारण, संवर्धनात्मक कीमत निर्धारण, परिवर्तनशील कीमत निर्धारण। तो गाइस देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ऐसा मतलब क्या करती है या फर्में ऐसा क्या करती हैं गाइज अपने मूल्य समायोजन कार्य नीति के तहत कि जो कंपनियां हैं या फिर जो भी आपके थोक खरीदार हैं वो जल्द भुगतान करें। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए कंपनियां फर्में क्या करती हैं कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा प्रोत्साहित करके कीमतों में कटौती करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, छूट एवं भत्ता कीमत निर्धारण, मनोवैज्ञानिक कीमत निर्धारण, तो गाइज ये तो गलत ही है। संवर्धनात्मक कीमत निर्धारण ये भी गलत है गाइज, और परिवर्तनशील कीमत निर्धारण ये भी आपका गलत है गाइज। तो आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, छूट एवं भत्ता कीमत निर्धारण। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चिकित्सक मरीज के नियत समय पर उपस्थित नहीं हो पाने पर शुल्क प्रभारित करते हैं, क्योंकि सेवा का मूल्य सिर्फ उसी बिंदु पर विद्यमान था और मरीज के नहीं आने पर यह विलोपित हो गया। यह सेवा की निम्नलिखित 4 विशेषताओं में किसका उदाहरण है? ठीक है गाइज, तो ये गाइज आपका
अवियोज्यता पहला ऑप्शन, दूसरा है आपका अमूर्तता, तीसरा है आपका विविधता और चौथा है आपका विकार्यता। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज कि जैसे किसी मरीज ने क्या है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, ठीक है, उसने उसे 7 बजे का टाइम दिया लेकिन मरीज 7 बजे नहीं पहुँच पाया। तो 7 बजे नहीं पहुँच पाया तो यह क्या है गाइज, उसका जो सेवा का जो टाइम था वो जो है क्या है विलोपित हो गया। उसे हम क्या कहेंगे, अवियोज्यता कहेंगे, अमूर्तता कहेंगे, विविधता कहेंगे या विकार्यता कहेंगे। गाइज विविधता तो आपका ऑलरेडी नहीं होगा। अवियोज्यता का मतलब होता है गाइज आपका अविभाजित करना, जिसको हम बांट ना सके। ठीक है, सेवाओं और उत्पादन को उपभोग गाइज क्या कर सकते हैं कि हम एक ही समय में कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम अलग अलग बांट नहीं सकते, वही आपका क्या है अवियोजित कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अमूर्तता का मतलब गाइज मूर्तमान और अमूर्तमान। ठीक है, तो मूर्त में गाइज क्या होता है उसी टाइम में हम करते हैं, अमूर्तता मतलब गाइज प्रेजेंट टाइम से हट करके। ठीक है, और चौथा जो आपका विकार है। ठीक है, विकार का मतलब गाइज किसी भी चीज़ में किसी कारणवश क्या हो गया गाइज, उसमें जो है विकार आ गया, कोई कमी होगी, अस्पष्ट हो गया। ठीक है, तो गाइज आपका जो है विकार्यता यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकार्यता गाइज देखिए, विकार्यता या फिर अस्पष्टता क्या होती है गाइज, देखिए उसने 7 बजे के लिए बुलाया था लेकिन गाइज 7 बजे मरीज आना तो चाह रहा होगा लेकिन आते वक्त ऐसा हो गया वो रास्ते में फंस गया या फिर कोई कमी आ गई, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ हो गया। ठीक है, विकार आ गया, क्या हो गया उसके साथ कोई ना कोई कमी हो गई जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, इसलिए आपका जो है उस समय को क्या हो गया विलोप हो गया। अब वो जो है उसे जो है अगले नेक्स्ट टाइम में देखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह जाइए देखते हैं अपना 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार गलत है। तो गाइज यहाँ पर गलत पूछ रखा है। ठीक है, और भारतीय अनुबंध, तो अनुबंध अधिनियम गाइज आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो गलत है। पहला क्वेश्चन, एक शून्य समझौता हुआ है जिसे विधि द्वारा प्रभावशील नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही है गाइज। समानुदेशन संविदा के निष्पादन का स्वाभाविक रूप है, दूसरा आपका हो गया। तीसरा आपका है, जहां एक पक्ष संविदा के अंतर्गत अपने अधिकारों को छोड़ देता है, माफ़ कर देता है, अन्य पक्ष संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है, तो भी गाइज आपका सही है। ठीक है, और गाइज चौथा आपका है, वह वायदाकार की गलती के बिना संविदा की विषय वस्तु नष्ट की जाती है तो संविदा निष्पादन की असंभवता के द्वारा शून्य नहीं होता है। गाइज ये भी आपका सही है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, समानुदेशन संविदा के निष्पादन का स्वाभाविक रूप है। ऐसा क्यों गाइज, समानुदेशन का मतलब है गाइज निर्दिष्टीकरण। ठीक है, या फिर निर्देश देना। अगर गाइज मान लीजिए किसी ने कोई निर्देश दे दिया, ठीक है, मान चलिए दो बीचों की, देखिए आपके जो है जो भी आपका जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है। ठीक है, इसके द्वारा गाइज किसी भी समझौते को जो है अनुबंध नहीं माना जाता। जैसे कोई समझौता हुआ, ठीक है, उसे हम अनुबंध नहीं मानते हैं। जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है, जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है वो आपके अनुबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो गाइज इसका पहला चरण क्या होता है कि पहले तो मतलब एक प्रस्ताव दिया जाता है। ठीक है, सामने वाले द्वारा प्रस्ताव दिया जाए, फिर इसकी स्वीकृति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो समझौता हुआ है, जिस बात पे जो है गाइज दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है, समझौते पर क्या करते हैं, एक मतलब पहली चीज़ तो वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने समझौता कर लिया कल उसको जो है फलाने घर में डाका डाल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक वैध विचार होना चाहिए, उस पर समझौता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं गाइज, हम कानून मतलब इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए इसको जो है हम जो है वहाँ पे दायर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में क्या है गाइज, जो समझौता हुआ है वो ऐसा समझौता होना चाहिए जो गाइज दोनों लोग वहन कर सके। अब ऐसा भी समझौता ना हो गाइज कि मान के चलिए कि किसी ने कह दिया कि कल हम जो है 15 करोड़ की जो है फैक्ट्री डालेंगे यहाँ पर, तो गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोनों उसके काबिल ही ना हो और वो जो है संविदा कर ले, तो वो एक तरह का गाइज क्या है अवैध जो है समझौता या फिर अनुबंध माना जाएगा। ठीक है, तो गाइज ऐसी स्थिति में गाइज क्या होगा कि अगर किसी के द्वारा निर्देश दे दिया गया कि हाँ जो है ये काम करना है, ठीक है, और वो जो है गाइज लीगल नहीं है, इनलीगल है, ठीक है, और या फिर उसे कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, तो वो गाइज क्या है आपका संविदा नहीं मानी जाएगी। ठीक है,
और ये आपका क्या लिखा है, संविदा के निष्पादन का स्वाभाविक रूप है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए गाइज, आपके जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रय संविदा की विक्रय की संविदा में निम्नलिखित में से क्या निहित शर्त नहीं है। तो गाइज विक्रय की संविदा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विक्रय की संविदा में निम्नलिखित में से क्या निहित शर्त नहीं है। आपका ऑप्शन है गुणवत्ता या उत्तम स्थिति के रूप में शर्त, दूसरा है आपका व्यापार योग्य गुणवत्ता के रूप में शर्त, तीसरा है आपका संपूर्णता के रूप में शर्त, चौथा है विलंघन से मुक्त रूप में शर्त, ठीक है। तो गाइज देखिए विक्रय की संविदा का मतलब गाइज एक रिटेलर है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने जाता है, ठीक है। बेचने जाएगा तो वो कहेगा गाइज कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, तो आप उससे पूछोगे क्यों ले लें, ठीक है। तो कहेगा कि ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट क्या है गाइज, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्ता युक्त है और जो है मार्केट में उत्तम स्थिति में सबसे अच्छा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर पूछा निहित शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपकी एक निहित शर्त होनी चाहिए। कंज्यूमर आपसे कब लेगा, जब लेगा जब आपका गाइज क्या है, प्रोडक्ट गुणवत्ता युक्त है और जो है मार्केट में अच्छी स्थिति में है, ठीक है। तो ये शर्त तो होनी चाहिए। दूसरा गाइज व्यापार योग्य गुणवत्ता के रूप में शर्त, तो ये शर्त भी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों गाइज, अगर मान के चलिए कि अगर आप किसी भी थोक विक्रेता को, ठीक है, या फुटकर विक्रेता को आप जो है अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो गाइज वो कैसी होनी चाहिए, व्यापार योग्य होने चाहिए, वो खरीदारी योग्य होनी चाहिए, तब तो गाइज आपका प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद गाइज संपूर्णता के रूप में सर, तो ये भी आपका होना चाहिए गाइज, आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक बाइक बेच रहे हो और बाइक का जो है चक्के निकाल के आप बेच रहे हो, बैटरी नहीं डाली हो, स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पूर्ण रूप में होना चाहिए। तो विक्रय की संविदा में गाइज आपकी ये तीनों शर्त विद्यमान होने चाहिए। और विलंघन से मुक्त रूप से शर्त, ठीक है। विलंघन से आशय गाइज आपका यहाँ पर ऋण भार से है, ठीक है। ऋण भारों से जो है मुक्त रूप में शर्त, ठीक है। ऋण भारों के मुक्त करने के रूप में शर्त यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विलंघन का मतलब आपका क्या है, ऋण भार, ठीक है। देखिए गाइज हिंदी के वर्ड क्या है, थोड़ा सा टफ होते हैं, ठीक है, तो उन्हें समझना है और समझने के बाद हमें लगाना है। गाइज आपका क्वेश्चन ही बोल देता है कि हाँ आंसर क्या होना चाहिए। विक्रय की संविदा के लिए गाइज अगर हम कोई भी विक्रय कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर कोई अनुबंध करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये तीनों जब परिस्थितियाँ पाई जाएंगी तभी आप जो है संविदा करेंगे, नहीं तो गाइज आप संविदा नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ आ गया, तो आपका यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो निहित शर्त आपकी कौन सी नहीं, ऋण भार से मुक्त के रूप में शर्त, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। लॉग बुक, परिपत्र, प्रक्रिया में फाइल की गई नोटिंग, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित डाटा सामग्री। तो ये लॉग बुक आपकी आती है, परिपत्र भी आपके आते हैं, और गाइज प्रक्रिया में फाइल की गई नोटिंग ये आपकी नहीं आती है, ठीक है। तो आपका जो है गाइज यहाँ पर अंतर्गत नहीं आता, तो आपका यही 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ऐसा क्यों होता है गाइज, देखिए प्रक्रिया में फाइल की गई नोटिंग, गाइज देखिए जब हम किसी डाटा को मान के चलिए जैसे हम लेखांकन कार्य कर रहे हैं या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, ठीक है, और शोध करने के बाद हमने कोई फार्मूला लगाया, वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपने जो है उसका पूरा जो है व्याख्या कर दिया, ठीक है। और व्याख्या में कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर जैसे आपने कुछ किया और वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको नोट करके लिख देंगे यहाँ पर कि हमने इस वजह से यहाँ पर ये किया, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे 2400 आया तो यहाँ पर 2400 क्या आया, तो हमने ऐसा ऐसा किया तो यहाँ पर 2400 आया। तो ये क्या है, ये सूचना के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है, ये सूचना के अंतर्गत नहीं आएगी। तो हम इसको क्या है, प्रक्रिया में फाइल की गई नोटिंग को क्या करेंगे, हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं रखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लॉग बुक आपका जो है सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आएगी, परिपत्र आएंगे, और किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित डाटा सामग्री, कहने मतलब गाइज आपका जो कंप्यूटर में डाटा सेव है, ठीक है, वो डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, आपकी बिक्री से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कोई शॉप है तो वो बिक्री से रिलेटेड हो सकता है कि हमने उसके पास 10 आइटम है तो इतनी मात्रा में इस ईयर में, इस महीने में हमने इतनी मात्रा में जो है आपकी सेल की, ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट इतना इतना बिका, तो ये भी गाइज एक तरह का डाटा हो गया, ठीक है। और परिपत्र में गाइज आपके जो पत्रों आपने जैसे जो
कागज़ पे जो भी अपना काम किया है वो भी गाइज आपके जो है आपके परिपत्र में आते हैं। और लॉग बुक का मतलब भी होता है गाइज आपकी एक तरह कार्य पुस्तिकाएँ होती हैं, ठीक है। कार्य पुस्तिकाओं का मतलब गाइज आपकी जो अलग अलग पुस्तकें बना ली जाती हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग पुस्तकें बनाई जाती है वही आपकी कार्य पुस्तिकाएँ कहलाती हैं, ठीक है। कहने मतलब गाइज आपका जैसे एक मान चलिए शॉप है, शॉप में आपका आटा है, गेहूँ है, चावल है, दाल है, तो आप सभी का अलग अलग एक खाता खोल लूँगी और अलग अलग खातों में सभी का गाइज क्या है, लेखा जोखा करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2008 की किस धारा के अधीन किसी डिजिटल परिसंपत्ति अथवा सूचना की चोरी को साइबर अपराध माना गया है गाइज? इसमें आपकी धारा 65 है, धारा 65D है, धारा 67 है और धारा 70 है, ठीक है। तो गाइज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत क्या धारा 65 को जो है, धारा 65 के अधीन किसी डिजिटल संपत्ति और सूचना को जो है गाइज चोरी या साइबर अपराध माना गया है, ठीक है। और गाइज इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति, देखिए आपकी डाटा आपके कंप्यूटर से, फ़ोन से, मोबाइल से हैक करके डाटा चुराता है, ठीक है, डाटा चुराता है और उसका जो है दुरुपयोग करता है, ठीक है। या फिर आपका जो है जैसे आपका अकाउंट से पैसे है, पैसे निकाल लेना या कुछ और करता है, ठीक है। तो इसके बदले में गाइज धारा 65 के अंतर्गत गाइज उस व्यक्ति को 3 साल तक की गाइज 3 साल तक की सज़ा है, ठीक है। 3 साल तक की कारावास की सज़ा है, ठीक है। 3 साल तक की आपकी कारावास की सज़ा है। और गाइज या फिर आपका जो है 2 लाख रुपया जुर्माना है, ठीक है। 2 लाख का जुर्माना है, 2 लाख का जुर्माना है गाइज। या फिर आपको गाइज क्या है, धारा 65 है, दोनों से दंडित किया जा सकता है, बोथ। कहने मतलब गाइज अगर आपने जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के अधीन गाइज अगर आपने किसी भी गाइज किसी का डाटा चोरी किया है, डाटा चोरी करने के बाद उसका मिसयूज किया है और उसने आप पे केस किया है, ठीक है, तो फिर आपको जो है 3 साल का कारावास, 2 लाख रुपये जुर्माना या फिर गाइज दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। ये ऐसा उल्लेख आपकी जो है गाइज धारा 65 में किया गया है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संदर्भ भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवास संपत्ति शीर्ष के अंतर्गत हानि को कब तक समायोजित किया जा सकता है गाइज? 8 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, 4 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर हम आपका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। गाइज ऐसा क्यों होता है गाइज? घर की संपत्ति, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आवास संपत्ति शीर्षक के, ठीक है। तो जो आपकी घर की संपत्ति से होने वाले नुकसान है, ठीक है, जो आपकी घर की संपत्ति से हानि होगी, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं गाइज, 8 मूल्यांकन वर्षों के लिए आगे ले जाने की अनुमति जो है गाइज आपको दी गई है, ठीक है। तो हम इसको जो 8 वर्ष आगे तक बढ़ा सकते हैं गाइज। इस तरह के जब भी आपको हाउस से संपत्ति के रिलेटेड आपको नुकसान होगा तो उसके मूल्यांकन वर्ष जो होगा, ठीक है, मूल्यांकन वर्ष में उसे जो है गाइज आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गाइज उसे सेट ऑफ नहीं किया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है अगले मूल्यांकन वर्ष के लिए आगे बढ़ा देंगे, ठीक है गाइज। 8 वर्षों तक हम लगातार बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर मान के चलिए इस ईयर नुकसान हुआ तो आप उसे अगले वर्ष के लिए अगले मतलब वर्ष में उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर फिर अगले वर्ष भी आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप लगातार उसे 8 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। 8वें वर्ष आपको उसे जो है गाइज पूर्णतः आपको वहाँ पर जो है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति 10% अधिभार की संदायगी करनी पड़ती है यदि उसकी कुल आय निम्नलिखित में से किससे अधिक है? 7,50,000, 8,50,000, 50 लाख और गाइज आपका 20 लाख। तो यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा 50 लाख। अब यहाँ पर 50 लाख क्यों है गाइज? क्योंकि जो एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनेंगी, एक तो आपका व्यक्ति है, दूसरा आपका कंपनी है, ठीक है। तो एक व्यक्ति द्वारा क्या होता है गाइज, 10% के अधिभार जो है गाइज, जहाँ उसकी कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक होती है वहाँ पर उसे जो है 10% अधिभार देना पड़ता है। अधिभार का मतलब गाइज आपके कर के ऊपर, कर के अलावा गाइज एक्स्ट्रा कर लगाया जाता है, ठीक है। तो जब आपकी इनकम 50 लाख रुपए से अधिक होगी तो आपकी जो एक इनकम टैक्स की जो रिटर्न मतलब एक रेट होती है, उस रेट के ऊपर भी गाइज आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका 50 लाख रुपए हो जाएगा। अब देखिए गाइज ऐसा कब कब होता है, देखिए यदि किसी व्यक्ति की आय 50 लाख रुपए से अधिक है तब तो उस पर 10% का अधिभार लगाया ही जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है, तो उस पर कितने का 15% का, ठीक है। जब 50 लाख है, 50 लाख पे तो आपका कितना गाइज, आपका 10% लगाया जाएगा। और गाइज जब आपका जो है 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, कितना है 1 करोड़ है, एक सेकेंड गाइज, जब आपका देखिए यहाँ पर तो आपका 10% लगेगा, और जब आपका 1 करोड़ इनकम है तो यहाँ पर आपका 15% लगेगा, ठीक है। और अगर कंपनियाँ हैं, ठीक है, कंपनियों के मामले में क्या होगा गाइज, ये आय 1 करोड़, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के मामले में गाइज क्या होगा, अगर व्यक्ति है तो गाइज क्या होगा कि व्यक्ति का तो 50 लाख पर भी लगाया जाएगा और 1 करोड़ पर भी लगाया जाएगा। 50 लाख पर आपका 10% लगाया जाएगा और 1 करोड़ पर आपका 15% लगाया जाएगा। और गाइज जो कंपनी है, कंपनी पर गाइज 1 करोड़ रुपए से जब अधिक होगा तब आपका 10% जो है आपका लगाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गाइज कि मोहन ने भारत में अपनी सेवा दी है और वर्ष 2015 में वो सेवा निवृत्त हो गया। तत्पश्चात वह स्थान परिवर्तित करके सिंगापुर में बस गया। इस तरह की सेवा के बदले उसे प्राप्त पेंशन, कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसने अपनी सारी नौकरी तो इंडिया में की, लेकिन जैसे उसकी नौकरी छूटी उसने वहाँ की सदस्यता ले ली, ठीक है, दूसरे देश या फॉरेन में बस गया, ठीक है। तो इस तरह उसका जो प्राप्त पेंशन होगी उसे क्या माना जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। भारत से बाहर प्राप्त किया माना जाएगा, उसी दशा में भारत में अर्जित अथवा उत्पन्न माना जाएगा जब उसे भारत में प्राप्त किया गया हो, उसी दशा में भारत में अर्जित अथवा उत्पन्न माना जाए जब वह भारत से बाहर प्राप्त हुआ हो, भारत में अर्जित अथवा उत्पन्न माना जाएगा। तो गाइज यहाँ पर जो होगा गाइज आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, उसे भारत के बाहर अर्जित करने या उत्पन्न होने के लिए जो है माना जाएगा, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति गाइज अगर देखिए भारत से बाहर स्थायी रूप से रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, को अगर भारत के बाहर कोई देय पेंशन है, ठीक है, तो उसे बाहर जो है भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने वाली समझी जो है भारत के बाहर उत्पन्न होने वाली आय समझी जाएगी, ठीक है। और गाइज भारत के बाहर स्थायी रूप से रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको भारत के बाहर अगर कोई पेंशन जो है, अगर वो भारत की ही पेंशन है लेकिन भारत के बाहर मिल रही है, ठीक है, तो उसे जो है भारत की इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है, वो आपका जो है फॉरेन इनकम मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइज ये क्वेश्चन आ गया आपका, सुगम को निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है, ITR1, ITR2, ITR4, ITR6। तो गाइज आपका ITR4 के नाम से गाइज हम सुगम को जानते हैं, ठीक है। अब ये ITR4 क्या है गाइज, देखिए धारा 44D जो आपकी जो है इनकम टैक्स के आधार, इनकम टैक्स पे जो है आपकी जो है धारा 44AD और 44AE और IT अधिनियम के जो 44DA के तहत उपलब्ध होती है, ठीक है। तो इन सभी को गाइज क्या करते हैं, देखिए आपकी कौन सी 44AD और आपकी 44AE, ठीक है, और गाइज आपकी जो है 44DA। गाइज आपकी ये 3 धाराएं गाइज आपकी जब HUF कंपनी होती है, जिसे हम हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है, तो जो HUF कंपनियां होती हैं तो गाइज ये क्या करती हैं कि जब अपनी आयकर रिटर्न फाइल करती हैं, ठीक है, जो गाइज ये HUF हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के तहत जो गाइज व्यवसाय करती हैं, इनको गाइज ITR4 के तहत गाइज इन धाराओं के अंतर्गत छूट दी जाती है, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं गाइज, सुगम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है यहाँ मतलब आपका जो है सुगम ITR4 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है गाइज कि 50 लाख रुपए तक जो भी मतलब जो भी इनकम होती है, ठीक है, वेतन या जो भी पेंशन या फिर जो भी मिलता है 50 लाख रुपए तक, इस पर क्या करते हैं गाइज हम ITR जो है दाखिल कर सकते हैं। अब गाइज ITR1 क्या है, ITR1 जो है गाइज वो किसी जो है आकलन वर्ष के लिए जो है गाइज एक वर्ष में, ठीक है, वेतन या पेंशन से आए, जो भी ITR1 में क्या है गाइज वेतन या पेंशन से आए, ठीक है, वेतन या पेंशन से आए। तो गाइज इसके अंतर्गत क्या करते हैं गाइज, एकल स्वामित्व के आय जो होती है गाइज, जहाँ पर नुकसान पिछले वर्षों से क्या है गाइज आगे लाया गया है, ठीक है, अन्य स्रोतों से
इसमें जो है गाइज जैसे घुड़दौड़ हो गया या फिर लॉटरी से हो गई, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। वेतन या फिर पेंशन से आय जहाँ पर होती है वहाँ पर हम ITR 1 को फाइल करते हैं गाइज, और ITR 2 को गाइज जहाँ पर हम ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते वहाँ पर हम ITR 2 को फाइल करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम ITR 1 को फाइल नहीं कर पाते हैं वहाँ पर हम ITR 2 को फाइल करते हैं, ठीक है। और ITR 4 को मैंने बता ही दिया गया, जो हिंदू इंडिविजुअल फैमिली होती है, ठीक है, वो आपकी जो है पेंशन के लिए गई, पेंशन या फिर आपकी जो है 50 लाख रुपए तक आने वाले वेतन के लिए, ठीक है। वेतन प्लस पेंशन यहाँ पर भी शामिल है, ठीक है गाइज। तो 50 लाख रुपए से जो भी अधिक है और जो हिंदू इंडिविजुअल फैमिली है वो जो है धारा 44 AD, धारा 44 AE और DA के तहत आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, ठीक है। और जो आपका ITR 6 है गाइज, ये आपका कंपनियों के लिए होता है, ठीक है। छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए गाइज क्या करती है, जो है भारतीय आयकर रिटर्न धारा 11 के तहत, ठीक है, धारा 11 के तहत जो है आपका कंपनियां जो है गाइज आपका ITR 6 जो है दायर करती हैं, ठीक है, या फाइल करती हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ITR समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केसुर दक्षिण अमेरिकी व्यापार गुट है, कैसा गुट है गाइज? मुक्त व्यापार क्षेत्र है, सामान्य बाजार है, या फिर सीमा शुल्क यूनियन है, या फिर आपका आर्थिक सहयोग है। गाइज ये आपका एक तरह का नॉर्मल बाजार है, ठीक है, कैसा है, सामान्य बाजार है। आई होप इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केसुर है क्या गाइज? मार्केसुर अगर आपको जानना है तो मार्केसुर के बारे में गाइज मैं इतना बता सकता हूँ कि मार्केसुर आपका जो है गाइज एक आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक है या फिर एक तरह का संगठन है गाइज, जिसमें आपके कौन से देश गाइज, आपके अर्जेंटीना, आपका अर्जेंटीना प्लस आपका गाइज ब्राज़ील हो गया, और प्लस आपका गाइज उरुग्वे, और प्लस आपका गाइज पैराग्वे और वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। तो गाइज आपके इतने देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं गाइज, एक नॉर्मल बाजार कुल मिला करके, जैसे गाइज अपना मतलब जो है इंटरनेशनल हम जैसे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे कि ये भी एक तरह का संगठन है जिसके कुछ अपने एक सामान्य बाजार है, ठीक है, कोई नॉर्मल बाजार है, कोई वैसा मतलब जो है स्पेशली इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इसको समझ में होंगे। बस इसमें क्या है गाइज, ये जो है 1991 में एक तरह से बनाया गया था, ठीक है, 1991 में एक संगठन के रूप में इसे बनाया गया था, जिसमें गाइज इसमें जो है माल और सेवाओं के देशों के बीच में क्या है गाइज मुक्त आवागमन के लिए क्या है गाइज इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो इस पर क्या हो गई, लेकिन है कैसा, ये नॉर्मल ही बाजार है, ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र में ये नहीं आता है, ठीक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में आपके जो साफ्टा नाफ्टा वगैरह आते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज क्या है कि हस्ताक्षर तो किए गए थे, लेकिन इस पर जो है समझौता हुआ था, लेकिन ये लागू नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ही काम करता है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आएगा गाइज। ये क्या है गाइज, संगठन है, मैंने आपको बता दिया। और ये क्या है गाइज, हस्ताक्षर तो किए गए थे लेकिन सभी देशों ने माना नहीं, ठीक है, इसे। तो मार्केसुर क्या है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अंतिम यूनिट की बिक्री से प्राप्त सीमांत राजस्व प्रत्येक बाजार में बेचे गए उत्पाद की सीमांत लागत के समतुल्य होने तक अलग अलग बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग कीमत प्रभावित करने की व्याख्या निम्नलिखित में से किनके द्वारा की जाती है? प्रथम दर्जे कीमत विभेद, द्वितीय दर्जे कीमत विभेद, तृतीय दर्जे कीमत विभेद, साम्य कीमत विभेद, या फिर कीमत विभेद। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है गाइज कि एक जैसे अंतिम यूनिट की बिक्री से प्राप्त सीमांत राजस्व प्रत्येक राज्य में बेचे गए उत्पाद की सीमांत लागत समतुल्य होने तक अलग अलग बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग कीमत प्रभावित करने की व्याख्या निम्नलिखित किनके द्वारा की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन गाइज आपका कह रहा है कि एक ही जो मूल्य भेदभाव एवं विक्रय रणनीति है, ठीक है, जो ग्राहकों से एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग मूल्य वसूला जाता है, वो किसके आधार पर वसूला जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर गाइज कोई मार्केट है, मार्केट में आपके जो है कंज्यूमर हैं, उनसे जो है मूल्य विभेद किया जाता है, ठीक है, एक कंज्यूमर से अलग पैसा लिया जाता है, दूसरे कंज्यूमर से अलग पैसा लिया जाता है, तो ये किसके
अंतर्गत किया जाता है। आपके प्रथम दर्जे की कीमत विभेद, द्वितीय दर्जे की कीमत विभेद, तृतीय दर्जे की कीमत विभेद, या फिर साम्य कीमत विभेद, या फिर आपका कीमत विभेद। वैसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि प्रथम जो है प्रथम या आपके प्रथम दर्जे की कीमत विभेद क्या है, द्वितीय दर्जे की कीमत विभेद क्या है, और तृतीय दर्जे की कीमत विभेद क्या है। ठीक है, तो प्रथम डिग्री का भेदभाव जो होता है गाइज, ये सही मूल्य भेदभाव तब होता है गाइज जब कोई व्यवसाय जो है प्रत्येक इकाई के उपयोग के लिए अधिकतम संभव मूल्य लेता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा गाइज, कोई प्रोडक्ट है उसके लिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है इससे भी लेगा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है इससे भी लेगा, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, और द्वितीय दर्जे की भेदभाव तब होता है गाइज जब कंपनी की जो खपत है, ठीक है, जो भी वो चीज़ माल बेच रहा है, अलग अलग मात्राओं के लिए गाइज एक अलग मूल्य वसूल करती है। मान के चलिए जैसे एक कंपनी है, ठीक है, और इसके अलग अलग रिटेलर हैं, ठीक है, जो थोक विक्रेता है। अब गाइज मान के चलिए इसने लिया गाइज 15 यूनिट, इसने लिया 25 यूनिट, इसने लिया 30 यूनिट, इसने लिया 50 यूनिट, इसने लिया 100 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जिसने जितना प्रोडक्ट लिया है उसी अनुपात में ये उसे छूट देगी। ठीक है, कीमत विभेद उसके साथ उतना ही करेगी। इसने 15 प्रोडक्ट लिया है तो इसे गाइज ये 100 रुपये का माल देगी, इसने 25 लिया तो इसे 95 का देगी, इसे 90 का देगी, इसे गाइज 85 का देगी, और इसे 80 का ही दे देगी। ठीक है, तो क्या होगा, प्रथम दर्जे में क्या होगा गाइज कि वो सभी जो है सभी के कंज्यूमरों से उच्चतम मूल्य लेगा। ठीक है, द्वितीय दर्जे में आपके जो है गाइज सभी से क्या है अलग अलग लेगा, लेकिन जो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लेगा उसी अनुपात में गाइज उसे छूट भी मिलेगी। ठीक है, और जो तृतीय दर्जे की गाइज जो कीमत विभेद होती है गाइज, इसके अंतर्गत क्या होता है गाइज कि ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब गाइज ये समूहों पे बांट दिया जाता है। कैसे गाइज, देखिए जैसे समूहों से मेरा तात्पर्य है कि तृतीय डिग्री का जो भेदभाव होता है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब गाइज इसमें बिचौलिए नहीं होते। ठीक है, मतलब बीच में मध्यस्थ नहीं होते, ये डायरेक्ट होता है। कैसे गाइज, जैसे आप एक उसमें गए, ठीक है, किसमें, सिनेमा हॉल में गए, तो सिनेमा हॉल में गए तो वहाँ पर क्या है कि गाइज कि बच्चों के लिए अलग टिकट, ठीक है, बच्चों के लिए अलग टिकट, और वयस्क के लिए अलग टिकट, और गाइज आपका जो है जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अलग टिकट। ठीक है, तो बच्चों के पे क्या होगा, बच्चों की कीमत कम होगी, और जो आपके वयस्क होंगे उनकी कीमत ज़्यादा होगी, और वरिष्ठ को सबसे ज़्यादा छूट दी जाएगी जो बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, तो तृतीय दर्जे की कीमत विभेद। और गाइज साम्य कीमत विभेद का मतलब गाइज आपका सामान्य कीमत विभेद, जहाँ पर कहने मतलब गाइज बाजार नॉर्मल हो। ठीक है, जहाँ पर आपकी सप्लाई और डिमांड जो है बराबर हो। ठीक है, तो वो आपकी साम्य कीमत विभेद है। और गाइज आपका ये जो कीमत विभेद, ये कीमत विभेद और गाइज आपकी तृतीय दर्जे की कीमत विभेद, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आप ये क्वेश्चन पूछ रहा है, गाइज क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है कीमत विभेद जो है आपका जो है समतुल्य होने के लिए, मतलब जो है सीमांत लागत उत्पाद की जो है सीमांत लागत के समतुल्य होने की, अलग अलग बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग कीमत प्रभावित करने की लिए सही है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बता दिया ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सभी से अलग अलग रेट लेंगे तब भी मान के चलिए वो एक तरह का सही कीमत विभेद नहीं है। ठीक है, और अगर गाइज दूसरा वाला हो गया आपका कि आपसे कोई 15 वस्तु ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, तो आपने सबको अलग अलग, तो वो भी सही नहीं होगा। तो सही कौन सा आपका होगा, तृतीय दर्जे कीमत विभेद, और गाइज आपकी ये कीमत विभेद। ठीक है, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो गाइज आपका CE आंसर हो जाएगा, तो तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज मैंने जो समझाया पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्यस्थ मूल्यन सिद्धांत APT के प्रचालन के तार्किक अनुक्रम में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कारक संवेदनशीलताओं का अनुमान, कारक के लिए जोखिम प्रीमियम, समष्टि आर्थिक कारकों का चिन्हांकन। ठीक है, तो गाइज देखिए सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे गाइज, अगर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भी मध्यस्थ मूल्यन सिद्धांत है, ठीक है, उसके अंतर्गत गाइज हमें जो है जो भी चरण आते हैं उनको हमें जो है मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक लिखना है। ठीक है, मतलब देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका ABC, मतलब पहला चरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो हम पहले इसको पढ़ के पता करते हैं। कारक संवेदनशीलताओं का अनुमान, दूसरा है कारकों के लिए जोखिम प्रीमियम का अनुमान, तीसरा है आपका समष्टि आर्थिक कारकों का चिन्हांकन। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके आर्थिक कारक हैं उनको हम क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे गाइज, जो भी आपकी संवेदनशीलता पहले हमने चिन्हित कर लिया, फिर
फिर उसके बाद गाइज उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके कोई पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, उसके क्या निगेटिव पॉइंट है, इसका हम आकलन करेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पर फिर गाइज हम कारकों के लिए जोखिम प्रीमियम का अनुमान करेंगे, ठीक है। तो आपका गाइज हो जाएगा CAB। तो आंसर कहाँ गाइज आपका 4 नंबर, ठीक है। तो 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका गाइज जो है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, जिसे हम APT, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है गाइज, APT, ठीक है। ये किसमें गाइज, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, जिसे हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हो गाइज उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है गाइज वो जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामग्री की लागत लेखा परीक्षा में शामिल है, ठीक है। जैसे सामग्री की जो भी लागत है उसमें लेखा परीक्षा में क्या क्या शामिल किया जाएगा, वस्तु मंगाने की प्रक्रिया, ठीक है, और गाइज आपका मानक लागत, परिवर्त में परिकलन की विधि, उपदिव्य उपाधि व्यय का वर्गीकरण, ठीक है, और कचरा अपवर्ज्य सामग्री अंतरण का लेखांकन, अधि अथवा ऊपरी अवशोषण का लेखांकन, ठीक है। तो गाइज देखिए सामग्री की लागत, देखिए गाइज सामग्री की लागत में आपने पढ़ा होगा गाइज, लागत में क्या क्या शामिल होता है, किसी वस्तु का जो मतलब जो उसकी प्राइस है, पहली चीज़ तो, ठीक है, जो भी उसका उत्पादन प्राइस है वो शामिल होता है, प्लस उसका स्थापना व्यय, ये आपका गाइज किसी वस्तु में शामिल होता है, ठीक है। सामग्री की लागत में क्या गाइज, उसका जो मूल्य है प्लस उसकी जो स्थापना है, इन दोनों को जो शामिल करके जो कॉस्ट आती है वही आपकी सामग्री की लागत कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु की लागत कहलाती है, जैसे मशीन मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, उसमें जो है गाइज आपका भाड़ा प्लस यहाँ पर स्थापित करने में जो भी थोड़ा सा आपने मिस्त्री बुलाया या फिर आपने जो भी किया, तो ठीक है, तो उसमें जो है 10,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो फिर गाइज 1,10,000 रुपये आपकी जो है टोटल लागत हो गई, ठीक है। तो लेखा परीक्षा लागत में दोनों लागतें आती हैं। तो गाइज वस्तु मंगाने की प्रक्रिया एक तो आपकी ये हो गई, ठीक है, और दूसरी गाइज आपकी जो है मानक लागत, परिवर्तन और परिकलन की विधि, ये नहीं होगी। उपदिव्यय की लागत गाइज ओवरहेड, गाइज कहने का मतलब जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, ठीक है। उपदिव्यय का मतलब गाइज क्या है, यहाँ पर ओवरहेड से है, ठीक है, उपदिव्यय आपका क्या है, ओवरहेड है, तो ये आपका नहीं होगा। तीसरा आपका कचरा अपवर्ज्य सामग्री अंतरण का लेखांकन, और चौथा आपका अधि अथवा ऊपरी अवशोषण का लेखांकन, ठीक है। तो ये भी नहीं होता गाइज, आपका ये हो जाएगा कचरा अपवर्ज्य सामग्री अंतरण का लेखांकन। इसमें गाइज क्या है आपका स्थापना व्यय, ठीक है। अब मान चलिए स्थापना व्यय में क्या है गाइज, अगर आपने किसी सामान की स्थापना की, ठीक है, तो उससे जो टूट फूट हुआ, ठीक है, या जो भी अदर आपके एक्सपेंसेस आए वो आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय से अनधिमान वक्र की ह्रासमान प्रवृत्ति की सटीक व्याख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनधिमान वक्र का मतलब गाइज आपका जो है गाइज आपका जो तटस्थता वक्र है वो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपका, तटस्थता वक्र, ठीक है। गाइज मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो जिन्हें इकोनॉमिक्स क्लास लेनी है, कुछ क्लासें मैंने डिलीट कर दी हैं, लेकिन गाइज उनको भी मैं दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। उनमें कुछ कमियां थी, उनको एडिट करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वो लोग जाकर के वहाँ से तटस्थता वक्र वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने गाइज इकोनॉमिक्स पूरे डिटेल में पढ़ा रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर के इन क्लासों को जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस प्रत्यय में से तटस्थता वक्र की ह्रासमान प्रवृत्ति की सटीक व्याख्या होती है, ठीक है। तो पहला तो है आपका ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ठीक है, और दूसरा है आपका गाइज वस्तुओं के मध्य स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांत दर, तीसरा आपका तकनीकी स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांत दर, चौथा है आपका उपयोग की वस्तुओं के संदर्भात्मक माप, चौथा है आपका धन की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपको 4 ऑप्शन में ये बताना है कि तटस्थता वक्र ह्रासमान की प्रवृत्ति पे कौन सी सटीक जो है ये उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ये तो नहीं होगा, ठीक है गाइज। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या होती है गाइज, मैंने आपको बताया था कि प्रति इकाई जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं, पहले तो वो बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो निगेटिव होती चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपका दूसरा है वस्तुओं के मध्य स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांत दर, तो ये गाइज आपका है, ठीक है। 2 नंबर आपका है। क्यों है गाइज, क्योंकि तटस्थता वक्र में क्या होता है कि जैसे हम चाय और कॉफ़ी के बीच में संबंध लेते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति को जैसे दिन में गाइज आपको 50 आपका मान चलिए संतुष्टि, यहाँ पर गाइज संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है।
तो संतुष्टि को हम गाइज माप नहीं सकते, लेकिन गाइज इसमें क्या होता है कि हम मापन करते हैं, ठीक है, उपयोगिता का हम मापन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान चलिए एक व्यक्ति की क्षुधा, मान के चलिए जो भूखा व्यक्ति है, ठीक है, तो भूखा व्यक्ति क्या करेगा, या तो 10 रोटी खाएगा, या फिर जो है 5 समोसे खाएगा, या फिर आपकी 8 रोटियाँ खाएगा, और गाइज आपके जो है 7 आपके जो है समोसे खाएगा, ठीक है, और या फिर आपकी जो है 5 रोटियाँ खाएगा, ठीक है, और आपके जो है 8 समोसे खाएगा। तो गाइज इस तरह से गाइज क्या होगा कि जो वस्तुओं के मध्य स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांतर दर है, देखिए ह्रास का मतलब घटती दर में, यहाँ पर क्या है, देखिए ये इससे घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो है ये यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप लोग क्लास देख लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की मैं जो है मैंने क्लास में इसे पढ़ा रखा है, और मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइज। तो आपका ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, और सी आपका कह रहा है तकनीकी स्थानापन्न की ह्रासमान सीमांत दर, ठीक है। और चौथा आपका कह रहा है उपयोग की वस्तुओं की संदर्भात्मक दर। तो गाइज ये संदर्भात्मक का मतलब गाइज यहाँ पर आपका जो है गाइज उपयोगिताओं का जो है क्रमिक माप से है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्रमिक, मतलब गाइज एक के बाद एक, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसे इसमें बताया था, तो गाइज या क्या क्या कह रहे थे, पहले यूनिट यहाँ पर बताई, फिर दूसरी बताई, फिर तीसरी, तो ये क्या है, क्रमिक माप है, पहली माप, दूसरी माप, तीसरी माप, चौथी माप, ठीक है। तो आपका ये डी नंबर भी सही हो जाएगा। तो आपका ये सी भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपका बी और डी देखिए गाइज आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पाद के मूल्य विभेद के लिए निम्नांकित में से क्या स्थितियां हैं। देखिए गाइज क्या क्वेश्चन कह रहा है, उत्पाद के मूल्य विभेद, कोई भी उत्पादन है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर हम मूल्य विभेद कब कर सकते हैं, ठीक है। फर्म के पास कुछ एकाधिकार शक्ति हो, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, भिन्न भिन्न बाजार में उत्पाद के लिए मांग की मूल्य लोच अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए गाइज, तभी हम जो है गाइज आपकी जो है मूल्य विभेद को अपना सकते हैं, नहीं तो गाइज मूल्य विभेद को नहीं, अगर मूल्य लोच नहीं होगी तो फिर हम मूल्य विभेद को नहीं अपना सकते। चौथा है आपका बाजार के अलग किए जा सकें, अलग अलग खंडों में, बाजार अलग अलग किए जा सकें और अलग अलग खंडों में किए जा सकें, ठीक है। तो ये भी आपका सही है गाइज, ये भी होना चाहिए। चौथा है गाइज व्यापारिक इकाइयों का स्वतंत्र आवागमन, नहीं गाइज ये व्यापारिक इकाइयों का स्वतंत्र आवागमन आपकी पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है। तो गाइज मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता और आपकी सारी चीज़ें, एकाधिकार, द्वयाधिकार, मांग की लोच की श्रेणियाँ, सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वहाँ पे पढ़ा रखी हैं इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग जाइए वहाँ से देखिए, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज आपका ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए बी सी कहाँ है गाइज, आपके चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी समझ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कारोबार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता तार्किकता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा का सामूहिक प्रकटन है। अपूर्ण संतुष्टि, प्राथमिकताओं की स्पष्टता, वस्तुओं और सेवाओं की विभाज्यता, आर्थिक स्वार्थी उद्देश्य, सूचना का अधिग्रहण, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारोबार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता तार्किकता, ठीक है। देखिए कोई भी कारोबार है, ठीक है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था, देखिए कारोबार होगा तो अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है, उसमें उपभोक्ता का क्या तार्किक है, ठीक है, उपभोक्ता क्या तर्क है, ठीक है, और वो किस पूर्व धारणा को जो है, पूर्व धारणा, देखिए उपभोक्ता के अंदर क्या पूर्व धारणा होती है, ठीक है। अब वहाँ पे सामूहिक प्रकटन कहें हम लोग इनमें से क्या क्या जो है पूर्व धारणा उपभोक्ता के अंदर पाई जाती है, ठीक है। पहला तो है अपूर्ण संतुष्टि, ठीक है, वो पूर्णतः संतुष्ट कभी होता ही नहीं, उपभोक्ता क्या है, पूर्णतः संतुष्ट कभी नहीं होता, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बना के बेचा तो क्या करेगा, उसमें कोई ना कोई कमियां निकालता ही रहेगा, ठीक है। जैसे अभी अपना मोबाइल फ़ोन का मार्केट हो गया, ठीक है, तो कोई भी कंपनी 10,000 में कोई प्रोडक्ट दे रही है तो उसके पास फ़ोन पहुंचा तो क्या करेगा, उसमें देखेगा यार इसमें तो जो है 5,000 की, अगर बैटरी इसकी बढ़ा दी ज़्यादा अच्छा था, फिर उसने कैमरा यूज़ किया तो उसने कहा यार कैमरे में कम कमी, अगर ये 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल का डाल दे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो अपूर्ण संतुष्टि, उपभोक्ता क्या है गाइज, कभी भी जो है उपभोक्ता कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहला। दूसरा आपका उपभोक्ता की स्पष्टता, प्राथमिकताओं की स्पष्टता, ठीक है। तो गाइज उपभोक्ता की क्या है, प्राथमिकताओं की भी कभी स्पष्ट नहीं हो सकता है। देखिए कंज्यूमर क्या चाहता है कि कंज्यूमर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, ठीक है। तो गाइज कंपनियां भी उसी हिसाब से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करती हैं, लेकिन गाइज वो कहीं ना कहीं गाइज वो कंज्यूमर को पूरी तरह समझ नहीं पाती, ठीक है। तो प्राथमिकताओं क्या है, स्पष्टता जो है होनी चाहिए, ठीक है।
तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है गाइज वस्तुओं एवं सेवाओं की विभाज्यता। तो गाइज विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वस्तुएं और सेवाएं अगर विभाजित हो जाएंगी तो गाइज उसका कोई रिलेवेंट ही नहीं होगा, ठीक है। और चौथा क्या है गाइज आर्थिक स्वार्थी उद्देश्य, ये भी है गाइज। और सूचना का अधिग्रहण, ठीक है, सूचना की कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और आर्थिक स्वार्थी उद्देश्य होना चाहिए। तो गाइज आपका क्या हो गया, ABDE हो गया, ठीक है। ABDE कहाँ है गाइज, आपका 4 नंबर में है। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, निविल वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, ठीक है, और आंतरिक रिटर्न दर इंटरनल रेट रिटर्न विधियां निम्नलिखित में से किस कारण परस्पर विरोधी परिणाम देते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है और जो आपकी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो किस कारण से आपस में विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पहला है आपका अपारंपरिक नगद प्रवाह। नहीं गाइस ये तो नहीं है। क्यों गाइस, क्योंकि अपारंपरिक मतलब जो आपका तरल प्रवाह जो नकदी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, वो अपारंपरिक है, मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इस वजह से तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है आपका गाइज निवेश आकार की असमानता, ठीक है। हाँ तो ये हो सकता है गाइज, निवेश आकार की असमानता हो सकता है। निवेश काल की असमानता, हाँ गाइज ये भी हो सकता है। और नगद प्रवाह पैटर्न असमानता, ये भी हो सकता है गाइज। BCD आपके सही हो जाएंगे। तो BCD कहाँ है गाइज, आपका ये भी 4 नंबर सही है, ठीक है। अब गाइज इसमें देखिए क्या होता है कि निवेश आकार की जो असमानता होती है, ठीक है। देखिए NPV बनाम यहाँ पर देखिए क्या पूछ रखा है, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR, ठीक है। इन दोनों के बीच में गाइज विरोधाभास कब होगा, ये सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि जब परस्पर रूप से जो परियोजनाएं होती हैं, आपकी परियोजनाओं में जो परियोजनाएं होती है वो आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा मान चलिए आपके 3 परियोजनाएं हैं, इसको ऐसे समझते हैं, 3 परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है 1 साल में आपका जो है पूरा का पूरा रिटर्न दे रही है, ठीक है। 1 ईयर में पूरा का पूरा रिटर्न दे रही है, 2 ईयर में पूरा का पूरा रिटर्न दे रही है, ये गाइज आपको 1.5 ईयर में पूरा का पूरा रिटर्न दे रही है। लेकिन गाइज अब ये भी देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, 1.5 लाख वाले में, 1 ईयर में, 2 ईयर वाले में। लेकिन गाइज ये जोर किस पे देती हैं गाइज, जोर ये देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या है कि हमें हमारा पैसा मतलब जो अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, BEP जिसे हम कहते हैं, ठीक है। BEP का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कि मतलब जो भी अपनी लागत है वो जल्दी से जल्दी हम उसको कवर कर लें, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको ये भी बता रखा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि आपस में जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जो है विरोधाभास की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी जो है अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कवर कर लें, ठीक है। और ये फिर ये भी देखता है कि गाइज अपनी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, हम अभी कहाँ हैं और इस 1.5 साल बाद हम कहाँ होंगे, ठीक है, इस 2 साल बाद हम कहाँ होंगे और इस 1.5 साल बाद हम जब इस प्रोजेक्ट को करेंगे तब हम कहाँ होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में विरोधाभास की स्थिति पाई जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन गाइज आपका गया है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में संदायगी अवधि विधि का निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। अत्यधिक कर्जभार वाला व्यवसाय, ठीक है। दूसरा आपका नगद बाहुल्य व्यवसाय। तीसरा आपका अनिश्चित बाजार परिस्थितियाँ। चौथा आपका स्थिर बाजार परिस्थितियाँ, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन कह रहा है कि किन दशाओं में संदायगी अवधि विधि, ठीक है। संदायगी अवधि विधि को क्या कहते हैं गाइज, वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो मैंने बताया, कि कितनी जल्दी गाइज अपना जो है पैसा वापस आ जाए, ठीक है, अपनी जो है तरलता बनी रहे, लिक्विडिटी अपनी बनी रहे कंपनी की। जैसे मान चलिए कोई आपके जो है 2 प्रोजेक्ट हैं, 2 प्रोजेक्ट में गाइज ये आपको जो है रिटर्न जो है आपको जो है 1 साल में ही दे देता है, ये आपका 2 साल में देता है, ठीक है। तो गाइज अगर अत्यधिक कर्ज, देखिए पहला आपका है अत्यधिक कर्ज भार वाला व्यवसाय, तो ये होगा गाइज, देखिए अत्यधिक कर्ज भार वाला होगा, ठीक है। तो आपको हर महीने उसका ब्याज देना पड़ेगा, आपको हर महीने उसकी किस्तें चुकानी पड़ेंगी। तो गाइज जो जितनी जल्दी रिटर्न करेगा वही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका गाइज हो गया नगद समृद्ध व्यवसाय, ठीक है, या नगद बाहुल्य व्यवसाय। गाइज नगद बाहुल्य सब ये नहीं होगा गाइज, क्यों, क्योंकि गाइज इसमें तो रिटर्न का कोई वही नहीं है गाइज। नगद बाहुल्य का मतलब अगर आपके पास कैश ऑलरेडी है तो इसका जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। चौथा है गाइज आपका अनिश्चित बाजार स्थितियाँ। गाइज ये आपका है
क्यों है गाइज? क्योंकि मार्केट में क्या है गाइज, अनिश्चितता होती है। लिक्विडिटी कब आपको, कहने मतलब आपको तरल परिसंपत्ति, कहने मतलब आपको मुद्रा की ज़रूरत कब पड़ जाए मार्केट में, कब आपको जो है किसी देनदार को पैसा देना पड़ जाए, कब आपको सामान मंगाना पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए गाइज हमें जो है लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो गाइज अगर अपना जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जल्दी से जल्दी हमें पैसा मिलता रहेगा तो हम जल्दी से जल्दी दूसरों का भुगतान करते रहेंगे, जल्दी से जल्दी अपना पैसा हम जो है प्रोडक्ट मंगाते रहेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम उत्पादन करते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज आपका ए होगा और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, ए और सी, तो आपका 2 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और स्थिर बाजार परिस्थितियाँ, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि गाइज अगर जहाँ पर बाजार की जो है परिस्थितियाँ स्थिर होंगी, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का माहौल होगा, तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चगमन गुणांक किस में परिवर्तन से निरपेक्ष होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका केवल मापनी, या जिसे हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। मापनी यहाँ पर आपका स्केल है, केवल स्केल। और दूसरा आपका केवल उद्गम, जिसे हम ऑरिजिन के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका मापनी और उद्गम दोनों। और चौथा है ना तो मापनी और ना ही उद्गम, ठीक है। तो भाई जो आपका पश्चगमन गुणांक होता है वो केवल और केवल जो है उद्गम से आपके जो है निरपेक्ष होता है, ठीक है। उद्गम के परिवर्तन से निरपेक्ष होता है, ठीक है। आपका स्केल से भी नहीं होता है, इससे भी नहीं होता है और इससे भी नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है प्रतीप गमन विश्लेषण से, ठीक है, या प्रतीप गमन गुणांक से, ठीक है। जहाँ पर गाइड अब इसमें ज़्यादा समझाऊंगा तो गाइड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए गाइड यहाँ पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो प्रतीप गमन गुणांक होता है, ठीक है। देखिए गाइड जब देखिए ये आपका सहसंबंध गुणांक, प्रतीप गमन गुणांक, ये सब आपस में जो है रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो गाइज प्रतीप गमन गुणांक का जो ऑरिजिन होता है वो परिवर्तन से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन गाइज आपके जो है स्केल से स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से, आपके परिवर्तन से स्वतंत्र होता है लेकिन स्केल से स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 चर होते हैं, एक एक्स चर और दूसरा वाई चर, ठीक है। तो जब एक्स और वाई चर के मान में किसी भी स्थिरांक को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो स्केल से क्या होता है कि एक्स वाई का जो मान होता है उनके मानों को हम क्या करते हैं, या तो गुणा करते हैं या फिर गाइज हम विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रतिगमन गुणांक होता है वो भी क्या होता है, आपका बदल जाता है, ठीक है। आपका प्रतिगमन गुणांक भी बदल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज निम्नलिखित में से कौन सा स्थैतिक औसत है। गाइज आपके जो औसत होते हैं गाइज आपके 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई गाइज में मुख्यतः जो है आपके 2 ही टाइप के पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पहला है अंकगणितीय स्थितिक औसत, ठीक है, अंकगणितीय औसत, अंकगणितीय औसत, ठीक है। और दूसरा आपका होता है गाइज स्थैतिक औसत, स्थैतिक औसत। तो गाइज यहाँ पर जो है अंकगणितीय औसत में आपका अंकगणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत तो गाइज कौन कौन से आते हैं आपके, ये तीनों आते हैं, ठीक है। और माध्यिका और बहुलक जो है गाइज आपका स्थैतिक के अंतर्गत आता है। तो गाइज निम्नलिखित में से कौन सा स्थैतिक औसत है, तो गाइज आपका माध्यिका और बहुलक है, ठीक है। माध्यिका और बहुलक कहाँ है गाइज आपके 1 नंबर में, ठीक है। तो गाइज ये आपका स्टैटिक्स क्वेश्चन है, तो जिन्होंने गाइज स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो उनको ये आसानी से क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाइज कि ये भी देखिए गाइज आपका जो है सहसंबंध गुणांक, जो भी पिछला क्वेश्चन था सेम गाइज इससे पहले वाला, ठीक है, कहने मतलब गाइज 52-51 नंबर उससे रिलेटेड है, ठीक है। सहसंबंध गुणांक के गुणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। सहसंबंध गुणांक जो है गाइज कौन सा उनके बारे में सही नहीं है। उद्गम पर निर्भर करता है, मापनी पर निर्भर करता है, मापनी और उद्गम दोनों पर निर्भर करता है, उद्गम से स्वतंत्र होता है, ठीक है। ये तो अभी आपने यहाँ पर क्या है गाइज सही नहीं है पूछा है, ठीक है, जो आपका सही है, ठीक है। मापनी की इकाई से स्वतंत्र होता है गाइज, ये दोनों बातें आपकी सही है गाइज। उद्गम पर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो सहसंबंध गुणांक होता है, ठीक है, जो उसके गुण होते हैं वो ना उद्गम पर निर्भर करते हैं ना मापनी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उद्गम दोनों पर निर्भर करता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ABC, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ABC। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काम पर खराब दिन बीतने की दशा में यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे अथवा पति पत्नी पर क्रोधित होता है तो वह किस प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र प्रयुक्त करता है। गाइज यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका अस्वीकार, दूसरा है दमन, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा है विस्थापन और पांचवा है आपका पश्चगमन, ठीक है। तो गाइज देखिए काम पर खराब दिन बीतने की दशा में यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे अथवा पति पत्नी पर क्रोधित होता है तो गाइज देखिए बॉस है, ठीक है, और ये उसका जो है कर्मचारी है,
तो गाइज अब यहाँ पे क्या होगा, अगर बॉस ने किसी चीज़ के लिए कर्मचारी को डांट लगा दी, ठीक है, बॉस ने कर्मचारी को डांट लगा दी। अब कर्मचारी क्या है, इसे ना तो काम छोड़ के जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, घर में बीवी बच्चों का पेट भी पालना है, ठीक है, खुद का भी खर्चा चलाना है, तो ये इस पर तो गुस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बदले वो क्या करेगा, वो आएगा अपने घर में जिससे उसे खतरा नहीं होगा। अगर बीवी डेंजर हुई तो वो बीवी को भी नहीं बोलेगा, और अगर बीवी नॉर्मल हुई तो बीवी पे अपना गुस्सा उतारेगा, ठीक है। अगर बच्चे नॉर्मल हुए, ठीक है, अगर बीवी डेंजर हुई तो बीवी को छोड़ देगा, अपने बच्चों पे जो है अपना गुस्सा उतारेगा। तो क्या क्या करेगा गाइस, इसने अपना गुस्सा जो इसे बॉस पे उतारना चाहिए था, जहाँ से इसे खतरा नहीं है, ठीक है, जिस व्यक्ति से इसे खतरा नहीं है, अगर बीवी भी गुस्सा है, ठीक है, या उससे उसकी नहीं पड़ती, तो उस पर उसको भी नहीं चिल्लाएगा, अपने बच्चों पे अपना गुस्सा उतारेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, बुरा बोलेगा। तो ऐसी दशा में क्या किया इसने गाइज, अपना जो गुस्सा था वो दूसरे पे प्रत्यय स्थापित कर दिया, ठीक है, स्थापित कर दिया, मतलब जो गुस्सा अपने पर था वो दूसरों पे निकाल रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया गाइज, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्या होता है गाइज, इसने यहाँ पर बॉस ने कोई बात बोली थी, उसी को वहीं पे मना कर देता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दमन, ये भी नहीं होगा, दमन का मतलब तुरंत उसको ऑन द स्पॉट ख़त्म, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। प्रक्षेपण, ये भी नहीं होगा गाइज। प्रक्षेपण का मतलब आपत्ति, क्या है, इसने कोई ऑर्डर दिया था, ये इस पर आपत्ति दर्ज करता कि मैं इसलिए जो है ये काम नहीं कर सकता, ये भी नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो गाइज आपका क्या होगा, विस्थापन, इसने क्या किया, अपना गुस्सा यहाँ वाला यहाँ उतार दिया, ठीक है। तो आपका डी नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन गाइज, काफ़ी लंबा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से बहुसांस्कृतिक प्रशिक्षण के एक मांग के रूप में संस्कृतिकरण और संस्कृतिहीनन के मध्य अंतर की व्याख्या करते हैं। गाइज बहुसांस्कृतिक प्रशिक्षण में गाइज संस्कृतिकरण और संस्कृतिहीनन, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर संस्कृतिकरण और संस्कृतिहीनन आपके दो शब्द हैं, ठीक है। अब गाइज संस्कृतिकरण, ये क्या है गाइज, देखिए संस्कृतिकरण और इसकी जो इन दोनों की व्याख्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले तो हम इनको पढ़ लेते हैं। संस्कृतिकरण का आशय होस्ट संस्कृति मानकों को सीखना और अपनाना तथा संस्कृतिहीनन, देखिए संस्कृतिकरण का आशय क्या देखा है, होस्ट संस्कृति के मानकों को सीखना और अपनाना तथा संस्कृतिहीनन का आशय अपनी स्वयं की संस्कृति अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है गाइस, ये चीज़ गलत बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि संस्कृतिकरण का आशय जो होता है संस्कृति मानकों को सीखना नहीं होता, ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका संस्कृतिकरण संस्कृतिहीनन की तरह ही है, मानव विज्ञान संबंधी पद है जिसका प्रयोग समाजीकरण के लिए किया जाता है, ये गाइज आपका सही है। अभी आपको क्लियर कर दे, ठीक है। दोनों शब्दों का आशय सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया है, ये भी सही है गाइज। संस्कृतिकरण का आशय अपनी स्वयं की संस्कृति का अधिगम की प्रक्रिया तथा संस्कृतिहीनन का आशय होस्ट संस्कृति की मानकों को सीखना है, गाइज ये सही है। गाइज देखिए यहाँ और यहाँ पर देखिए दो विरोधाभासी वाक्य आ गए हैं, देखिए गाइज आपका ये और ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, संस्कृतिकरण का आशय होस्ट संस्कृति के मानकों को सीखना, ठीक है, और संस्कृतिकरण का आशय अपनी स्वयं की संस्कृति के अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है। कहने संस्कृतिकरण का आशय क्या है गाइज, अपने जो स्वयं का मतलब खुद की जो संस्कृति है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि संस्कृतिकरण, एक संस्कृति जो हमारे घर परिवार वाले, जैसे अपना एक इंडियन कल्चर हो गया, ठीक है, हमारे घर वालों ने हमें जो संस्कृति दी, बड़ों के पैर छूना, जो है पूजा करना, तो ये आपका संस्कृतिकरण है, ठीक है। और संस्कृतिहीनन क्या है गाइज, संस्कृतिहीनन ये है कि जैसे गाइज हम अपनी संस्कृति को तो जानते हैं, जैसे मान के चलिए हम इंडिया में पैदा हुए, हमने अपने यहाँ की संस्कृति को सीखा, हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, दोस्तों से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो व्यक्ति चला गया फॉरेन, अमेरिका चला गया, ठीक है, मान के चलिए अमेरिका चला गया, वहाँ पे काम करना उसने स्टार्ट किया। तो वहाँ पर जब काम करना स्टार्ट किया गया तो वो वहाँ की संस्कृति मतलब अपनी संस्कृति को तो सीखेगा ही सीखेगा, उसने सीख रखा है ऑलरेडी, प्लस वहाँ की संस्कृति के क्या करेगा वो वहाँ की संस्कृति को भी सीखेगा, ठीक है। संस्कृतिहीनन का आशय होस्ट संस्कृति, मतलब होस्ट का मतलब है जो बाहरी संस्कृति उसको भी सीखेगा, वहाँ पर जाएगा तो फिर जैसे गए यहाँ पर हाय हेलो करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, दूरी बना के रखते हैं, वहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, गले मिलेगा, और वहाँ का हल्लो का मतलब होता है गालों को चूमना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण का मतलब गाइज खुद की संस्कृति होती है उस पर जो है काम करना, ठीक है, उसको सीखना, वो उसे जन्मजात मिलती है, आपके जो सामाजिक वातावरण है, ठीक है, परिवार है, वहाँ से मिलता है, ठीक है, उसे जो है सीखना नहीं पड़ता, वो स्वयं उसमें
जो है आ जाती है। और संस्कृत हीनन का मतलब है गाइज वो जो है उसे सीखना पड़ता है, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, देखोगे, रहोगे, फिर उसके हिसाब से आप बिहेव करोगे। अगर वहाँ के कल्चर को आप नहीं जानते, आपने अपने यहाँ की तरह बिहेव किया, हो सकता है वहाँ पर उस चीज़ को बुरा माना जाता हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, फिर आप या तो मार खा जाओगे या फिर आप जो है उस चीज़ को गलत, वहाँ के लिए जो है क्या है आपकी जो है आपकी जो एक तरह की जो छवि है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संस्कृतिकरण क्या है और संस्कृति हीनन क्या है। संस्कृतिकरण गाइज क्या है, आपका खुद का कल्चर है, और संस्कृत हीनन क्या है गाइज, आप जब दूसरों की संस्कृति को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, संस्कृति के आशय होस्ट संस्कृत मानकों को सीखना, ठीक है। तो संस्कृतिकरण में गाइज आप मतलब होस्ट दूसरों की संस्कृति को हम क्यों सीखेंगे, ठीक है गाइज। तो ये आपका उल्टा दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो आपका 3 नंबर यहाँ पर सही है, ठीक है। आई होप आप इस पूरे व्याख्यान से गाइज ये दोनों भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थाओं का विलय उनकी अनुसंगिकी के साथ हुआ है, ठीक है। मतलब किन किन वित्तीय संस्थाओं का विलय उनकी अनुसंगी के साथ हुआ है। अनुसंगी का मतलब गाइज उनसे जो भी रिलेटेड कंपनियां होती हैं उनसे जो है उनके साथ उनका विलय कर दिया गया, मर्ज कर दी गई है। पहला तो आपका गाइज यूटीआई, दूसरा आपका आईएफसीआई, तीसरा आपका आईसीसीआई, चौथा आपका आईडीबीआई और चौथा आपका ग्लोबल ट्रस्ट ऑफ बैंक। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला तो आपका सी है और दूसरा आपका डी है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का जो है मर्जीकरण किया गया है और आईडीबीआई का जो है आपका मर्जीकरण किया गया है, ठीक है। जो आईसीआईसीआई का जो मर्जीकरण हुआ है गाइज वो 1994 में गाइज वडोदरा की जो है ये मतलब जो है वडोदरा की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी थी, ठीक है। और इसका जो है गाइज 1955 में क्या है कि विश्व बैंक द्वारा भारत के जो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में जो इसका जो है मर्जीकरण कर दिया गया, ठीक है। और जो आपकी आईडीबीआई है, ठीक है, आईडीबीआई का 1964 में, ठीक है। आईडीबीआई कब गाइज 1964 में जो है गाइज ये आईडीबीआई जो है 1964 में गाइज पूर्ण स्वामित्व के रूप में आई थी, ठीक है। बट 1976 में जो आईडीबीआई का स्वामित्व भारत सरकार ने हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। किसके पास गाइज इसको जो है भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1976 में आईडीबीआई को जो है भारत सरकार के पास हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। भारत सरकार के अधीन कर दिया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज कि किन दो वित्तीय संस्थाओं का अनुसंगी के साथ हुआ है। तो पहला आपका आईसीआईसीआई हुआ और दूसरा आपका गाइज आईडीबीआई है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट गाइज, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो गाइज आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा के उद्देश्य हैं। भाई तत्काल भुगतान सेवा का मतलब होता है कि तुरंत बैंक का जो है बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो बैंकों के ग्राहकों के मोबाइल के उपकरण का उपयोग अपने बैंक खाता तक अभिगम की धनराशि प्रेषण के माध्यम के रूप में करने में समर्थ बनाना, ठीक है। आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा बैंक के ग्राहकों के मोबाइल उपकरण का उपयोग अपने बैंक खाता तक अभिगम और धनराशि प्रेषण के माध्यम के रूप में करने में समर्थ बनाना, तो ये भी है गाइज, ठीक है। और लाभार्थी को मोबाइल नंबर का उपयोग से ही भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना, ये भी है गाइज। और मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवा में पूर्ण क्षेत्र को नियमित नींव तैयार करना, ये भी है गाइज। और नेफ्ट और आरटीजीएस में प्रतिस्पर्धा है, तो ये आपका नहीं है गाइज। तो ABC आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। गैर बैंकिंग मतलब नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो गाइज सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होनी चाहिए। गाइज यहाँ पर क्या है, कौन से कथन सही हैं। तो सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होनी चाहिए, तो ये भी सही है। दूसरा आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग निक्षेप नहीं स्वीकार करती हैं, ये भी गाइज आपका सही है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो आपकी मांग जमाओं को स्वीकार नहीं करती हैं, ठीक है। वो केवल उधार देती हैं, ठीक है। और ब्याज वो जो है ब्याज लेती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान और निपटान तंत्र का भाग नहीं है
और स्वयं को आहरित चेक नहीं जारी कर सकते हैं गाइज, ये भी आपका सही है। वो गाइज जो है आपको चेक वेक जारू इश्यू नहीं करते हैं, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाकर्ताओं की निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की निक्षेप बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है गाइज, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा गाइज आपका ABCD ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर गाइज, ग्राहक की मूल्य प्रदायगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोई कंपनी ग्राहक मूल्य सृजित करने के लिए अकेले आगे बढ़ सकती है गाइज, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ग्राहक मूल्य प्रदायगी, ठीक है। ग्राहक मूल्य का मतलब गाइज कि कंज्यूमर को किस मूल्य पे जो है हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वही आपका ग्राहक मूल्य कहलाता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जो है जो भी उत्पादन करता है वो किस मूल्य पर प्रोडक्ट को जो है एक ग्राहक जो है खरीदने के लिए जो है लालायित होगा, वो जो है आपका ग्राहक मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो कोई कंपनी ग्राहक मूल्य सृजित कर अकेले आगे बढ़ सकती है। मान चलिए ये कंपनी है, ये अकेले इस कंज्यूमर को लालायित करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, ये क्या करेगी, दोनों मिल के क्या करेंगे, ग्राहक मूल्य निर्धारित करेंगे, ठीक है। इतने में हम कंज्यूमर को माल बेचेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये आपका क्या है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा नंबर आपका गाइज क्या है, कंपनी को ग्राहक मूल्य प्राप्ति के लिए अनिवार्यतः साझेदारी व्यापक नेटवर्क के भीतर कार्य करना चाहिए। जी गाइज, दोनों को मिलकर आपस में जो है ग्राहक मूल्य तय करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका गाइज, कंपनी विशेष और ब्रांडों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, उनके समग्र मूल्य प्रदायगी नेटवर्क के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो गाइज C नंबर भी आपका गलत है गाइज, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है गाइज, कंपनी विशेष और ब्रांडों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, उनके समग्र मूल्य प्रदायगी नेटवर्क के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं होती है गाइज। नहीं, उनके जो समग्र मूल्य हैं वहाँ पर भी गाइज इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। मिलकर तो डिसाइड करते हैं, लेकिन गाइज ये थोड़ा ही ऊपर नीचे रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप जियो और आपका एयरटेल का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। इनके रिचार्ज लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका कह रहा है चौथा, डी विशेष और ब्रांडों के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उनके समग्र मूल्य प्रदायगी के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका कह रहा है गाइज, मूल्य इक्वल टू योगदान लागत ग्राहकों को उत्पाद या सेवा के माध्यम से उच्च योगदान प्रदान करते हैं और लागत कम करते हैं। तो ई भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा गाइज, B, D और E, ये आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका गाइज यहाँ पे, 4 नंबर ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ग्राहक मूल्य का मतलब क्या होता है गाइज कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को कंपनियों द्वारा कितना मूल्य दिया जाए ताकि वो जो है प्रोडक्ट को खरीदे, यही आपका ग्राहक मूल्य होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन बाजार की आवश्यकता खंडीकरण निम्नलिखित किस आधार पर दिए जाने की आवश्यकता है। वाहन बाजार गाइज ऑटोमोबाइल बाजार, ठीक है। ऑटोमोबाइल बाजार की आवश्यकता का खंडीकरण मतलब हम उसको किस आवश्यकता के बेस पर विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपका खरीद व्यवहार, ठीक है। दूसरा आपका मनोदशा चित्रण, और तीसरा है आपका भौगोलिक, और चौथा है आपका जननांकी। तो गाइज यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन सही हैं, क्यों, क्योंकि गाइज वाहन मार्केट जो है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की जो मार्केट है, ठीक है, वो क्रय व्यवहार कहने का मतलब गाइज एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है। यहाँ पर आपके 10 वर्ग आर्थिक वर्ग के जो है लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो परचेज क्षमता है उनके आधार पे क्या करेंगे, ये विभाजित कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट में हो ही रहा है, ठीक है। आपकी अल्टो से लेकर के गाइज आपकी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के जो है गाइज, अल्टो मतलब छोटी गाड़ी, और आपका जो है फरारी हो गया, और दुनिया भर की जो गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो गाइज नीचे से लेकर ऊपर जो है कहने का मतलब क्रय व्यवहार, जी उसकी जितनी क्षमता होगी उसी आधार पर हम जो है मार्केट को विभाजित कर देंगे। दूसरा आपके मनोदशा चित्रण, कौन सा गाइज कौन सा कंज्यूमर किस टाइप की गाड़ियों को चाहता है, ठीक है। तो ये भी गाइज इसके आधार पर बाजार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति गाइज इसके आधार पर भी, जहाँ की गाइज भौगोलिक स्थिति ऊंची नीची है, मान लीजिए पहाड़ वहाड़ है, वहाँ की गाड़ियाँ क्या है गाइज ऊंचे टायरों वाली बनाई जाएंगी, ठीक है। और जहाँ की सपाट है, जैसे यूरोप कंट्री हो गई, तो वहाँ पर गाइज क्या है, जो गाड़ियाँ हैं वो नीची, ज़्यादातर नीची बनाई जाती हैं, ठीक है, उनका तल नीचा बनाया जाता है, उसके आधार पर भी वो बाजार खंडीकरण कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका जननांकी, डेमोग्राफिक्स का, जाहिर सी बात है गाइज जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर मार्केट डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके आधार पर भी गाइज वो जो है आप ऑटोमोबाइल बाजार को क्या करते हैं, खंडीकरण करने में विभाजित कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये 30 to 60 क्वेश्चन गाइज, सुपर 30 होता है गाइज, तो मैंने आपको
पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो है गाइज विधिवत समझाए हैं। और अगर गाइज आपको मेरा समझाना और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ चैनल को गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आपके इसी पेपर के जो है 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है गाइज, एक पेपर में जैसे आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में गाइज आपके 5 क्वेश्चन जो है गाइज दो जो है पैसेज आए थे उनके थे। ठीक है, तो मैंने पैसेज वाले क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और बाकी क्वेश्चन आपके जो है बाकी 10 यूनिट के क्वेश्चन आपने उठा लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो है मेरी मेहनत अच्छी हो प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब